नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अभी अभी बीजेपी से खबर आई है और मच अवेटेड, जिसका काफी समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम कैसी बनती है। वो उस नई टीम की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने अपनी नई टीम में कई लोगों को बदला गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला बदलाव हुआ है बीजेपी के सोशल मीडिया पर। यानी अमित मालवीय, जो लंबे समय से इस पद पर बने हुए थे, उनको इस टीम से हटा दिया गया है। यानी अमित मालवीय अब बीजेपी की नई टीम का हिस्सा नहीं होंगे। स्मृति ईरानी की भी वापसी दोबारा से हुई है, अब वो महामंत्री के रूप में दिखाई देंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विक्रांत सर, किस तरह से इस नई लिस्ट को देखा जाए सर, नई टीम जो बनाई गई है? देखिए, इस टीम में अगर आप ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कुछ बदलाव जरूर हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, क्योंकि स्मृति ईरानी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद पूरी तरीके से वो गायब हो गई थी और उन्होंने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहां पर वापसी की कोशिश भी की थी, लेकिन वो भी चला नहीं, वो अभी वहां पे बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई हैं। मुझे दो तीन चीजें महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रही हैं। एक तो महत्वपूर्ण इस बात को लेकर ये कि पार्टी की जो जनरल सेक्रेटरीज की जो लिस्ट है उसमें काफी फेरबदल दिखाई पड़ रहा है। जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट में जो अरुण सिंह थे, जो राजनाथ सिंह के काफी करीबी माने जाते थे, उनकी छुट्टी हो गई है। दुष्यंत कुमार गौतम की छुट्टी हुई है, संजय बंदी की छुट्टी हुई है और राधा मोहन दास अग्रवाल को भी महासचिव पद से हटाकर बाद में मुझे लगता है कि उनको कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो क्योंकि पार्टी के अंदर पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष के बाद संगठन मंत्री और संगठन मंत्री के बाद महासचिव, ये सबसे पावरफुल पोजीशंस होती है। तो इसमें से अगर 4 लोगों की छुट्टी की गई है, इसका मतलब यह है कि संगठन को नए सिरे से उसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है और जो जिन लोगों ने या तो परफॉर्म नहीं किया या किसी वजह से विवादों में फंसे रहे, उनके नाम हटा दिए गए। जैसे कि दुष्यंत कुमार गौतम, तो उत्तराखंड का एक कांड हुआ था जिसमें इनका नाम बार बार आ रहा था। संजय बंदी बार बार विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते रहे, इसलिए भी। राधा मोहन दास अग्रवाल को क्यों हटाया गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ना ही अरुण सिंह को क्यों हटाया गया, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अरुण सिंह को जहां तक मुझे लगता है कि ये अमित शाह के बहुत करीबी थे। राजनाथ सिंह से इनकी पार्टी में एंट्री थी, लेकिन दरअसल ये अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते थे और एक तरीके से काफी पावर विल्ड करते थे ये। तो इनकी भी छटनी हो गई है। अब इनको नई जिम्मेदारी दी जा रही या नहीं दी जा रही, ये तो अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन एक जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है वो है स्मृति ईरानी का पार्टी संगठन में वापस लौटना। उसके पहले भी वो महिला मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। और साथ ही साथ जो एक नई चीज मुझे दिखाई पड़ रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद जो हैं संदीप संदीप का नाम, हाँ, संदीप पाठक का नाम सेक्रेटरीज की लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि अभी उनको पार्टी में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उनकी संगठन क्षमता को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। और चूंकि उनकी उम्र भी कम है, ज्यादा विवादों में भी नहीं रहते हैं, तो उनको लो प्रोफाइल रहते हैं, तो उनको जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज की तारीख में सबसे चौंकाने वाला नाम है, हो सकता है अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, वो है अमित मालविया और उनकी पूरी टीम का गायब हो जाना। ये अमित मालविया बहुत पावरफुल हो गए थे और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से वो आईटी सेल के नाम पे एक तरीके से एक नया एक जिसे कहते नई डरावनी चीज आ गई थी, आईटी सेल। और मैं एक चीज और भी नोटिस कर रहा था कि अमित मालविया काफी दिनों से वो टीवी चैनल्स पर उस तरीके से उनकी उपस्थिति नहीं हो रही थी जिस तरीके से पहले की उपस्थिति थी। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल को या फिर अपने सोशल मीडिया टीम को पूरी तरीके से रिवैम्प करने की कोशिश करे और उसमें कुछ नए लोग हैं। जैसे दीपक महस्के वो सज्जन है, जब नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के अंदर जब प्रभारी थे और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती थी, तो उस वक्त दीपक महस्के उनके बड़े करीबी माने जाते थे और उन्होंने सोशल मीडिया का काम छत्तीसगढ़ में संभाला था। इसके अलावा प्रीति गांधी दिखाई पड़ रही हैं, शिवानंद द्विवेदी दिखाई पड़ रहे हैं। शिवानंद द्विवेदी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिवानंद द्विवेदी ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का जो लॉयर फोरम है, ये जो वकीलों वाला जो संगठन है, उसमें वो बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं या निभा रहे हैं अभी भी। अरुण यादव, आलोक भट्ट, तो ये पूरी टीम दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात है स्मृति ईरानी की वापसी, अमित मालविया का
का आईटी सेल से विदाई, और साथ ही साथ अरुण सिंह और दूसरे कुछ पावरफुल जनरल सेक्रेटरीज हैं उनकी विदाई। बिल्कुल। इसमें अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट को भी देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा नाम नहीं चौंकाने वाला, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक तरीके से मार्गदर्शक मंडली होता है, और उसमें जो लोग मौजूद होते हैं तो उनके बारे में यही है कि उनकी योग्यता कम लेकिन उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए उनको वहां पे रखा जाता है। उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अक्सर दी नहीं जाती है। अब उसमें अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है तो आप समझ लीजिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कितनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि बदलाव की कोशिश की गई है, नया रुख देने की कोशिश की गई है, और लेकिन अभी कितना कारगर हो पाएगा, नहीं कारगर हो पाएगा, थोड़ा सा हमारे ख्याल से इसमें जल्दबाजी करना थोड़ा उचित नहीं होगा। थोड़ा और जानकारी आती तो उसका और विश्लेषण किया जा सकता है। सर लेकिन मीडिया की टीम में बड़ा बदलाव किया गया है, जैसा आपने बताया सोशल मीडिया का तो किया ही, अमित मालवीय का, उनको तो पूरी टीम को बदल दिया गया, और मीडिया संयोजक सिर्फ अध्यक्ष मीडिया संयोजक के पद पर अनिल बलूनी रह गए हैं अपनी पोजीशन बचाने में कामयाब, लेकिन मीडिया सह संयोजक तीनों नए बदल दिए, तीनों बदल दिए गए हैं। प्रदीप भंडारी की को इसमें लाया गया है, सिद्धार्थ यादव को लाया गया है, आशीष उषा अग्रवाल को लाया गया है, तीनों प्रवक्ता हैं पार्टी के, और अब इनमें भी चेंज, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा में ये तो है सर कि पिछले दिनों क्या ठीक तरह से काउंटर नहीं कर पाए, क्या ठीक मैसेजिंग नहीं गई, क्या इन सब चीजों को देखते हुए भी इस बदलाव से जोड़ा जाए? देखिए, अब मैं जब इस लिस्ट को मैं देख रहा हूं तो मुझे एक जो हाल के दिनों में कंट्रोवर्सी जो हुई है शहजाद पूनावाला को लेके, तो आपको याद होगा कि एक रहस्य बना हुआ था भाई शहजाद पूनावाला ने क्यों प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो इसमें प्रदीप भंडारी की एंट्री है, और प्रदीप भंडारी शहजाद पूनावाला से बाद में बीजेपी में शामिल हुए हैं, और 2017 से जहां तक मुझे ध्यान पड़ा शहजाद पूनावाला बीजेपी में आए थे, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, और तब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, और उन्होंने ये बहाना बताया था कि देखिए हमें तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन प्रदीप भंडारी का मीडिया सह संयोजक बनाया जाना ये शायद असली कारण है जिसकी वजह से शहजाद पूनावाला ने पार्टी छोड़ी है, या पार्टी में जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त किया हो। अभी भी मैं कह रहा हूं स्पेकुलेशन है ये, लेकिन इस बार सिद्धार्थ यादव ये भी बहुत यंग है। तो एक चीज तो जो मुझे काफी हद तक समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि जो अमित मालवीय और उनकी टीम को जो हटाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं जंतर मंतर पे जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे पार्टी की बिल्कुल उपस्थिति नहीं थी, और ये बताया गया कि दरअसल इंस्टाग्राम की वजह से ही सरकार की इतनी बदनामी हुई, भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई, और इतना बड़ा समर्थक वर्ग इकट्ठा हो गया। और जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह माना जाता था कि सोशल मीडिया पे बहुत पावरफुल हैं और बहुत तरीके की एक्टिविटीज वहां करते रहते हैं, उनसे इंस्टाग्राम पर इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही थी, और वहां पे उसका इतना महत्व लगातार बढ़ रहा था, वहां युवा लगातार जुड़ रहे थे, और वहां पे बीजेपी की उपस्थिति कमजोर होती दिखाई पड़ रही। तो हो सकता है ये उस संदर्भ में भी अमित मालवीय को हटाने का फैसला हो। दूसरी बात ये कि अमित मालवीय लगातार बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते जा रहे थे, कुछ ऐसी जानकारियां भी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट भी आ रहे थे जिसकी वजह से ये साफ तौर पर लगता था कि उसकी वजह से बीजेपी की जो छवि है वो खराब हो रही है, या युवा उससे उस तरीके से नहीं जुड़ पा रहे जिस तरीके से जुड़ना चाहिए था। तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है हमारे ख्याल से। जी बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है सर कि सीजेपी की एक और कैजुअलिटी जो है अमित मालवीय बनते हुए दिखाई दिए। हालांकि आज हम बातचीत करना चाहते थे प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल पर, लेकिन अचानक ये बीजेपी की नई टीम की लिस्ट आई तो उस पर आशुतोष जी से बेहतर विश्लेषण किससे किया जाए, इसीलिए ये किया। सर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो ये दिमागी नक्सली का जुमला फेंका, इसको किस तरीके से देखा जाए सर? उसके बाद पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम तो एकदम खुलकर आए और बोले कि मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं दिमागी नक्सली हूं। तो किस तरीके से इस दिमागी नक्सली को देखा जाए? क्या सवाल उठाने से की कारण ये परेशानी है, या कुछ और इसके पीछे सोच है? देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो विवाद इस वक्त चल रहा है, ये एक तरीके से आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो दिमागी नक्सल है, ये एक नया जुमला दरअसल लेकर आया गया है, और
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सोच विचार करके इस जुमले को लाया गया, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी किसी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनके ही मंत्री को अगर उस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ती है, सफाई हाँ, देने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि दरअसल इसके पीछे कोई बहुत सोच समझ नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने उसको बोल दिया, फिर उसको उसको लेके जिस तरीके से पूरे देश के अंदर प्रतिक्रिया हुई, सिर्फ पी चिदम्बरम ने नहीं लिखा कि मैं दिमागी नक्सल हूं, बल्कि हाँ, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों को यह साफ तौर पर लग रहा था कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ और उसके संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एक सरकार जो अभी एक चोट से उभरी ही नहीं है, दूसरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बड़ा फियास्को ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फंस गए हैं। एक तरीके फंस गए क्या मतलब, एक तरीके से विवादों में आ गए हैं। ऐसे में दिमागी नक्सल करके एक तीसरा बयाना मोल लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं लगा होगा। तो उसको एक स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ी है। तो उसको स्पष्टीकरण क्यों देने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि मैसेज ये जा रहा था कि आप छात्रों को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप असहमति के जितने बिंदु हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है इसका इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश करें। इसलिए अब बाकायदा दिमागी नक्सल को किरेन रिजिजू ने सामने आके पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। यानी वो जो आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हैं, जो देश के अंदर सेपरेटिज्म की बात करते हैं, उनको दिमागी नक्सल कह के एक तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। और मुझे यह भी लग रहा था कि हो सकता है सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कि भाई मैंने नक्सलवाद का खात्मा कर दिया, तो ठीक है, नक्सलवाद के ऊपर सरकार का काम वाकई में अच्छा काम है और वो एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। लेकिन उसके बाद फिर यह कहना कि देश के अंदर जो है वो दिमागी नक्सल है और ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो जब आप ये कहते हैं कि हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया और फिर दूसरे तर्क के आधार पर आप उसी दिमागी नक्सल को देश के अंदर बता देते हैं कि अब अंदर लड़ने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो तर्क अपने आप में कमजोर हो जाता है, वो उपलब्धि अपने आप में कमजोर हो जाती है। तो उसको भी ठीक करने की कोशिश है। लेकिन मैं पहली बार इस बात को देख रहा हूं, पिछली बार आपको याद होगा जब खान मार्केट गैंग प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसको कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। टुकड़े टुकड़े गैंग को कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, या अर्बन नक्सल को एक्सप्लेन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। दिमागी नक्सल को एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? तो एक तो बड़ा कारण यह है कि अब सरकार का वो रसूख नहीं बचा है जिस रसूख में आप कुछ भी कह के निकल जाते थे और आप किसी भी आलोचना की परवाह नहीं करते थे। अब आपको आलोचनाओं की परवाह होने लगी है और आप अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं। दूसरी बात है कि अपनी खुद उपलब्धि को अगर आप कोई एक ऐसा तर्क दे दें जिसकी वजह से कमी दिखाई पड़ने लगे, तो नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हो, देश के अंदर दिमागी नक्सल के पनपने की बात कहते हैं, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा दिक्कत था। और तो ये साफ है कि अर्बन नक्सल को लेकर जो पुशबैक हुआ है वो काफी बड़ा है, क्योंकि जब पी चिदम्बरम जैसे लोग कहे कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं, तो एक तरीके से सरकार को चुनौती दी जा रही, क्योंकि देश का गृह मंत्री जो एक बहुत ही कड़क गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनके जमाने में पीएमएलए कानून में तब्दीली हुई, जिसके जमाने में आतंकवाद पे एक बहुत तगड़ा प्रहार हुआ, और ये जो एनआईए नाम की संस्था बनी, ये पी चिदम्बरम के दिमाग की उपज थी। तो अगर वो ये कहता है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं और कुछ और लोग कहने लगते मैं दिमागी नक्सल हूं, तो इसका मतलब ये कि इसका जो फायदा होना चाहिए उसकी जगह नुकसान होने की संभावना बढ़ गई, आशंका बढ़ गई। इस वजह से हमारे ख्याल से ये पूरा का पूरा विवाद इस वक्त चर्चा में है। सर, क्या कहीं जो बच्चों का, युवाओं का जो खौफ है वो भी सरकार के दिमाग में रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री के किसी भी वक्तव्य पर किसी मंत्री की हिम्मत नहीं कि वो स्पष्टीकरण दे। निश्चित क्या कोई खौफ भी वो आया सामने की 24 घंटे से भी कम समय में मंत्री को सामने लाया गया? आप तो सिर्फ इसके बारे में कह रहे हैं, आप जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप उससे बेहतर तरीके से जानते हैं हाँ, कि बिल्कुल। भाई साहब ने तो बड़ी चिट्ठी लिख दी, स्टेट बार को लिख दिया कि भाई 2026 बैच के जो नालसर के स्टूडेंट्स हैं इनको आप एनरोलमेंट मत करिएगा। विश्वविद्यालय को लिख दिया कि इनकी पहचान करिए, जांच करिए और बताइए क्या है। और 2 घंटे के अंदर जैसे ही सौरभ दास ने ट्विटर पे अपना एक वीडियो डाला कि सारे लीगल कॉकरोच इकट्ठा हो जाओ और हम इनके सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, तो 2 घंटे के अंदर उन्होंने सफाई दे दी। और अगले 2 घंटे के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं मैं अपने सारे ऑर्डर वापस लेता हूं। और अगले दिन उन्होंने बाकायदा माफी मांग ली। देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी अपनी सफाई प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो इसका मतलब तो साफ है कि जो जेनजी का जो आतंक है, मैं आतंक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जेनजी का जो आतंक है वो अब देश की संस्थाओं के ऊपर खुलकर बोल रहा है। और ये डर अब होने लगा है कि भाई अभी इनको नाराज मत करो। इसीलिए आपने देखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को माफी मांग रहे हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश सफाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री का 15 अगस्त के मौके पर दिए गए भाषण में से उस शब्द को स्पष्टीकरण देने की कोशिश की जा रही। तो दबाव तो साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब वो कब तक महसूस करेंगे ये आप सोच लीजिए।
सर, पिछले कुछ दिनों से देश भर के अलग अलग इलाकों से बच्चे खूब सड़कों पर आ रहे हैं, जैन अल्फा। हम्म, और हम्म, स्कूली बच्चे, कहीं पंखों की मांग हो रही है, कहीं बिजली की मांग हो रही है, हम्म, कहीं गड्ढे, रास्ते में गड्ढे की बात हो रही है, स्कूलों में टीचर नहीं है, इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी लखनऊ में एक बड़ा प्रोटेस्ट बच्चों ने किया। इनको किस हम्म। तरीके से देखा जाए सर? देश भर से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, दो चीजें हो रही हैं। एक तो जंतर मंतर के इस आंदोलन ने या काकरूच आंदोलन ने जो सरकार का जो खौफ का साम्राज्य था उसको खत्म कर दिया है। अभी तक लोग या बच्चे ये डरते थे या सीनियर लोग ये डरते थे, सीनियर सिटीजन्स डरते थे कि अगर कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कोई बात कहेंगे तो हो सकता है पुलिस हमारे घर पे आ जाए, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, ईडी की रेड पड़ जाए, सीबीआई के छापे पड़ने लगे। ये सारा डर था, इसलिए लोग नहीं बोलते थे। और बहुत बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको भी मिल जाएंगे और मुझे भी मिले होंगे, जिन्होंने कहा कि अरे आप लोग क्यों बोलते हैं, आप लोगों को चुप रहना चाहिए, ये सरकार बड़ी ऐसी वैसी सरकार, इस तरीके की बातें करते थे। तो डर का जो, जब एक बार खौफ का साम्राज्य खत्म हो गया तब सबकी आवाज बुलंद होने लगी। दूसरी बात क्या है कि जब कोई आंदोलन कामयाब हो जाता है, ये आंदोलन का लॉजिक है, जब कोई भी आंदोलन कामयाब होता है तो उसके बाद उस तरीके के बहुत सारे छोटे 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 आंदोलन खत्म शुरू होने लगते हैं। और चूंकि एक बड़े आंदोलन की कामयाबी रहती है तो उसका भी असर छोटे आंदोलनों के ऊपर पड़ता है। और जो तमाम जो प्रशासन में बैठे हुए लोग होते हैं उनके अंदर भी डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो उसी तरीके जंतर मंतर वाली स्थिति पैदा हो जाए। तो ये जो, और बच्चों को लगने लगा है कि नहीं, हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं और हमारे साथ वाकई में अन्याय हो रहा है। हाँ, ये जो भाव आया है, ये भाव जो है वो सरकार को बहुत परेशान करेगा आने वाले समय, बहुत तकलीफ देगा। आप देखिए झारखंड के अंदर अगर जंतर मंतर नहीं होता तो क्या झारखंड वाला इस हद तक होता? उनकी काफी बिल्कुल। मांगे मान ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र वहां अड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम 20 तारीख को मार्च करेंगे, अगर नहीं बात मानी तो फिर हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। तो ये ताकत कहां से आई है? ये ताकत जंतर मंतर से मिली है। और इसी जंतर मंतर का असर है कि अब आपको छोटे छोटे इलाके, परसों नरसों की बात है, आप देखिए लखनऊ में 6 छात्र सड़कों पर खड़े हो गए और अपनी डिमांड को लेके। और एक सीनियर मिनिस्टर को जो है, जो वहां ट्रैफिक में फंस गए थे, उनको बाकायदा वहां 2 घंटे अपना टाइम लगा के बीच बचाव करने की कोशिश करनी पड़ी। तो ये जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जो आया है छात्रों के बीच में कि अगर वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा, और अब प्रशासन की मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं बची है। तो ये बीजेपी के लिए कम से कम शुभ संकेत तो नहीं है, या उनकी सरकारों के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल, क्या ये जो बच्चों का जगह जगह आंदोलन शुरू हो रहा है, छोटे बच्चों का, क्या ये कोई ऐसी बड़ी क्रांति भी बन सकती है? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सर शायद हमारी सरकारों ने कभी उस तरह से ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये अपने आप में एक क्रांति ही है। हम्म, अगर आप इसको ध्यान से देखें, पिछले 12 साल में दो एक नेताओं को छोड़ दें, दो एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दें, तो कौन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलता था? हाँ, बिल्कुल सही बात। कौन बोलता था? भाई, किसानों का आंदोलन भी चला, जो किसान बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही कड़क माने जाते हैं, उनको 1.25 साल तक सरकार के खिलाफ बैठे रहना पड़ा, तब जाके सरकार उनके सामने झुकी। इसी तरीके से आपने देखा कि वो शाहीन बाग का आंदोलन, वो तो चूंकि एक धर्म विशेष के लोग उससे जुड़ गए थे, तो सरकार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी किसी तरीके से, उसको भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। यहां तो बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी प्लानिंग के, सिर्फ एक बच्चा जो बॉस्टन में बैठा हुआ था, उसने बस कह दिया कि नहीं चलो हम लोग इकट्ठा होते हैं, सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाए तो क्या कुछ कर सकते हैं क्या? और फिर बिना किसी प्लानिंग के अचानक हुआ इतना बड़ा आंदोलन हो गया। सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, पूरे देश में उसको लेकर चर्चा हो गई, प्रधानमंत्री को रात में उठ के रील बनानी पड़ी, शॉर्ट्स बनाने पड़े। तो एक तरीके से ये अपने आप में बड़ी क्रांति है। देखिए, क्रांति वो सिर्फ नहीं होती है कि जो श्रीलंका के अंदर दिखाई पड़ गया, या फिर नेपाल के अंदर दिखाई पड़ा, या फिर बांग्लादेश के अंदर दिखाई पड़ा कि लोग महलों में घुस गए, बंगलों में घुस गए, उनके राष्ट्रपति के घर में घुस गए। वही नहीं, हिंदुस्तान में अहिंसा की परंपरा है। यहां पर नरेंद्र मोदी जैसे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जैसे इतने पावरफुल गृह मंत्री के रहते हुए अगर छात्रों ने कामयाबी के साथ अपना आंदोलन किया, एक मंत्री की बलि ली, और 20 दिन तक सदन के अंदर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं आए, तो ये किसी क्रांति से कम नहीं है। अब बिल्कुल। इसको इतिहास कैसे देखेगा या आगे क्या स्वरूप लेगा, क्या इसका ढांचा होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ऐतिहासिक भूमिका जंतर मंतर के आंदोलनकारियों की थी, वो अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुके हैं। अब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना, मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफी होगी।
अब ये जो जिसे कहते हैं ना रिले रेस में जो बेटन इन्होंने दी है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को इस बेटन को लेके आगे बढ़ना होगा, कुछ दूसरे बिल्कुल सामाजिक आंदोलनों को इस बेटन को आगे लेके चलना पड़ेगा, तब जाके स्थितियां ठीक और बेहतर हो पाएंगी। अगर यही सोचेंगे हर जगह अभिजीत दीपके जाए, हर जगह आशुतोष रांका जाए, हर जगह सौरभ दास ही जाए, तभी वो आंदोलन कामयाब होगा, तब तो फिर आप एक तरीके से इस आंदोलन का मरसिया पड़ रहे हैं। उनकी जो भूमिका थी निभा दी उन्होंने, अब आप लोग बाकी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं, बाकी लोग उस तरीके का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि पहली दीवार उन्होंने तोड़ दी, अब आगे की दीवार अब आपको तोड़ने की जरूरत है, अगर आप वाकई में सोचते हैं देश के बारे में। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, आप चर्चा में शामिल हुए, और थैंक यू। सरकार को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि सवालों के जवाब तो अब देने ही होंगे। किसी को भी देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त या फिर पाकिस्तान चले जाओ जैसे जुमले कहकर आप अब अलग नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।